कि अगर एससी एसटी इतना एम्पावर्ड हो गया होता इस आरक्षण के चलते, तो ये जो क्वालिफिकेशन होंगी इन पदों की, उनको वो मीट करता, भरी जाती सारी रिक्तियां। ये तर्क कितना बड़ा, कितना जायज तर्क है। और ये जो सियासत इस पर हो रही है प्रोफेसर बद्रीनारायण, ये इसी के तहत है क्या कि भाई ये 15% इंटैक्ट रहे? देखिए गरिमा जी, बहुत अच्छा ये आपका विमर्श चल रहा है। इसमें एक जो बात आई है कि ये हमें समझना होगा कि एससी एसटी जब टर्म हम यूज करते हैं तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि एससी एसटी टर्म होमोजेनियस नहीं है, एक हेट्रोजेनियस टर्म है। मल्टीपल लेवल ऑफ मार्जिनैलिटी है। आपने भी अपने डेटा से बताया, बहुत सारी सेंसस बिहार में जो स्टडी हुआ उसने भी बताया, और भी जगह पर बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट ने इस पर स्टडी किया है। खुद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट को कोट किया है। तो इस तरह के हम सारे लोगों का काम में वो सारा डॉक्यूमेंटेशन है जो जाहिर करता है कि कैसे ये मल्टीपल जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन का, सोशियो इकोनॉमिक रिप्रेजेंटेशन का, वो कैसे इन कम्युनिटीज़ में अनइक्वल है। अब सवाल है कि आप कह दीजिए कि नहीं ठीक है भाई, होने दीजिए, 50 साल बाद हम देखेंगे क्या होगा। दूसरा जो सवाल है कि ये जो सब क्लासिफिकेशन का सवाल जो है, पहला प्रश्न है कि आप उसके पक्ष में हैं कि नहीं है। और ये सवाल खड़ा कहाँ से हुआ? ये दलित एससी कम्युनिटी के ही लोगों ने खड़ा किया ना, ये बाहर से नहीं सवाल आया है। मादिगा आंध्र प्रदेश में, इसको वहाँ पार्टी भी है, लीड कर रही है पूरी लड़ाई को। मातंग महाराष्ट्र में लीड कर रहा है, वाल्मीकि पंजाब में लीड कर रहा है, जो वहाँ का 16-17% के आसपास का पॉपुलेशन है। तो ये सारी सेकेंड लार्जेस्ट दलित कम्युनिटी ने इसको लीड किया है। जो मोस्ट डोमिनेंट विजिबल दलित कम्युनिटी है, उनके द्वारा जो एक तरह से जिसको हम लोग कहते हैं कैपिलरी होल बन जाना, उसके खिलाफ उसने लीड किया है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बहुत इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करवा देगा। अभी भी होगा तो पहले फायदा उसको होगा, उसके बाद में 39-50 तक जाएगा, लेकिन धीरे धीरे डिसेमिनेशन तो होगा। तो ऐसा नहीं है कि बाहर से कोई सवाल आया है। और जो लोग अभी वोट बैंक के डर में, अभी देखिए इसके पक्ष में बोलने वाला कोई नहीं है इस पैनल में भी, किसी भी पैनल में आपको, क्योंकि उन कम्युनिटी के अभी लोग सामने नहीं आए हैं जो बोल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर बहुत ही इथिकली हमें सोचना चाहिए कि कौन उनके लिए बोलेगा, क्योंकि उनका यहाँ पर भी सर, लेकिन अगर ये इतना जस्टिफाइड है और जो एक डिस्क्रिमिनेशन है within the SC also, within the SC also एक डिस्क्रिमिनेशन है, नहीं मिला लोगों को रिप्रेजेंटेशन, अगर ये इतना जस्टिफाइड है, बीजेपी फिर खुलकर बोलने में क्यों एतराज करती है, क्यों संकोच करे, क्यों नहीं कह पा रहे डॉक्टर गुरु कि हम इसको लागू करेंगे? देखिए राजनीति में क्या होता है, जो विजिबल वॉइसेस हैं वो दिखाई पड़ती हैं, और उनके प्रभाव में बहुत सारे दल अपने डिसीजन लेते हैं। लेकिन बीजेपी ने बहुत क्लियरली कहा है, अभी भी उसने क्रीमी लेयर की बात कही है, उसने क्लासिफिकेशन पर अपना स्टैंड, मुझे नहीं लगता कि उसके खिलाफ कोई अभी स्टैंड दिखाई पड़ रहा है। मुझे नहीं, हो सकता है भाई, हम नहीं जानते क्योंकि हम उस पार्टी कहने में एक संकोच है। लेकिन मायावती ने, चिराग पासवान ने, मुझे लगता है, देखिए पहले हम लोग एकेडमी से पूछते थे कि किसी पार्टी का क्लास बेस क्या है, अब पूछना चाहिए, पूछते ही हैं, 20 साल से पूछ रहे हैं, किसी पार्टी का कास्ट बेस क्या है। तो कास्ट बेस से निर्णय करती है। यानी मायावती का सबसे बड़ा कंपल्सन जो डोमिनेंट कम्युनिटी है वो है, उसका वो उनको वोट चाहिए, तो उसके विचारधारा को रिफ्लेक्ट कर रही है, जरूरतों को। चिराग पासवान अपनी डोमिनेंट कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो सेकंड और जो जातियां हैं उनकी इंटरेस्ट को कौन रिप्रेजेंट करेगा? ये तो मुझे लगता है नेशनल पार्टी को करना चाहिए, यहाँ पर और शायद नेशनल पार्टी करेंगी। और हिडन ये भी है क्या कि भाई अगर चिराग पासवान अपने वोट बैंक को सिक्योर करना चाहते हैं, इसके जरिए मायावती अपने वोट बैंक को सिक्योर करना चाहती है, तो बीजेपी, मायावती का नया जीवन मिल गया। और मायावती की राजनीति को उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा, अगले दिनों एक नई पंख मिली है। लेकिन मेरा कहना है कि राजनीति किसी की भी चमके या आगे बढ़े, इन मोस्ट मार्जिनल के बारे में, इन विजिबल कम्युनिटीज के बारे में कौन सोचेगा, जो अभी डेमोक्रेसी के दरवाजे पर भी नहीं है। 66 दलित जातियों में 55 से ऊपर के आसपास को कोई विजिबिलिटी अभी नहीं मिली है उत्तर प्रदेश। अभी आपने भुइयां मुसहर की बात की, ऐसे ही हर राज्य का अगर आप लिस्ट देखें तो 50, 55, 60 दलित जातियां हैं, जिनमें से 4-5 से ज्यादा को कोई नहीं जानता है। तो ये जो इनविजिबिलिटी है, ये कैसे खत्म होगी? धीरे धीरे, कम से कम ट्रिकल डाउन इफेक्ट के तहत आने तो दीजिए उन तक। और अम्बेडकर, बाबा साहब अम्बेडकर भी ये चिंता करते थे। आज मुझे लगता है कि वो होते तो शायद खुश होते कि किस तरह से धीरे धीरे, उनका खुद मानना था कि नॉट पेइंग बैक टू कम्युनिटी, हमें कम्युनिटी को पे बैक करना है, अपने भाइयों में भी रिसोर्सेज को आने देना है,
तो मुझे लगता है कि हमें इस पर इसके पक्ष में भी कुछ लोगों को बोलना चाहिए और आना चाहिए। राजकुमार जी बहुत संक्षेप में जरा कह दीजिए। छोटा सवाल, आप सोशल सिस्टम के बहुत बड़े अध्येता हैं और सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन करते हैं। जो जनरल कास्ट जनरल में है, नॉट रिजर्व कैटेगरी है, और जो EWS है उसमें सब जातियों को बराबर मिल रहा है। उसकी चिंता सरकार को है, किसी को क्यों नहीं है कि कुछ जातियां ज्यादा खा रही हैं, कुछ कम खा रही हैं? ये SC ST OBC पे क्यों निशाना होता है? हाँ, ठीक है राजकुमार जी। हाँ। राजकुमार जी, ये सवाल कंपैरेटिव रूप से हर के बारे में आता है। नहीं, कभी नहीं, समय समय पर आता है। देखिए, ये समय समय पर आता है और हर जाति में विभाजन है, हर जाति में इनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। और बाबा साहब भी कहते थे कि भारत में क्या है, इनग्रेडेड इनइक्वालिटीज है। प्रोफेसर, तो उसको हमें एड्रेस तो करना ही होगा ना। सवाल तो OBC के क्लासिफिकेशन पर भी होना चाहिए, वहां भी यही हाल है। रोहिणी कमीशन ने रिपोर्ट सौंप दी अपनी, लेकिन अशोक भारती, ये सब अपने वोट बैंक के हिसाब से अपना अपना